Hello everyone, I hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. So I am creating this video for few friends क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के और कुछ टीचर्स के साथ मेरा एक डिस्कशन चल रहा था। एक क्वेश्चन आया हमारे ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कि एक स्टूडेंट जो कि लास्ट 5 इयर्स से यूके में पढ़ाई कर रहा है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। डेफिनेटली वो यूके का नहीं होगा क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे लाई नहीं कर रहा और वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गया हुआ है सिर्फ। और क्या तो वो कहीं का रेजिडेंट होगा इंडिया का? नहीं, वो इंडिया का भी रेजिडेंट नहीं होगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बट टीचर्स आर सेइंग दैट नहीं, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, बेशक वो इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, कहीं ना कहीं का तो रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। तो वो इंग्लैंड का तो डेफिनेटली नहीं है, तो इसलिए हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मान लेते हैं क्योंकि वो एज पर बुक्स जो कुछ उन्होंने रेफर करी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए। हमें समझना चाहिए कि किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई क्यों करना है। ये हम तब पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं। जब हम डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तब हम ये समझते हैं कि भैया कि सामने वाले का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। आपको यहाँ पे छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, सबको वैसे पता है डेफिनेटली, क्या भूल गया मैं। एक्चुअली वी ऑल नो डेट कि डोमेस्टिक टेरिटरी के 4 कंपोनेंट्स हैं। पॉलिटिकल टेरिटरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्री, फिशिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये सारी चीज़ें हमें अच्छा सा पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि एनी इनकम अर्न्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। मगर एनी इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट whether in domestic territory or abroad is a part of national income. So अगर हम मान लें कि each R is equal to 500, तो हमारी यहाँ पे नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, तो 7 रेजिडेंट्स हैं इंटू 500, 3500 इज अवर नेशनल इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई? एनआर की इनकम को हम 800 मान लेते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी 5 इंटू 500 प्लस 800, दैट वुड बी 3300। सो इसलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं सामने वाले के कि का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पे जब रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप इज टोटली डिफरेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं का सिटीजन होगा। एवरी पर्सन वुड बी द सिटीजन ऑफ सम कंट्री। कोई इंडिया का होगा, कोई चाइना का होगा, कोई यूके का होगा, हर कोई किसी ना किसी कंट्री का सिटीजन होता है। तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है या ज़्यादा अदर लीगल प्रोविजंस। जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करके आप उस कंट्री की कंडीशन ले सकते हो। ये एक लीगल स्टेटस है जिसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट होगा, जैसे इंडिया के केस में आधार कार्ड होगा, या उस कंट्री का कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होगा कि वहाँ का आपके पास रेजिडेंट सिटीजनशिप है। मगर रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट है ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा कि आपका ये स्टेटस है, या आपके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही। ये एक इकोनॉमिक बिग कॉन्सेप्ट है सिर्फ। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ती है? सो डेट हम आइडेंटिफाई कर पाए कि सामने वाला जो इनकम अर्न कर रहा है वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं है, अदरवाइज हमें जरूरत ही नहीं है। इधर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए तो हम कुछ भी डिजाइन कर दे, मगर अगर ऐसा व्यक्ति जो फैक्टर इनकम अर्न ही नहीं कर रहा, आपको उसका इकोनॉमिक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है।
इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम उसको कैलकुलेट भी बड़े इजीली, स्टेटस को फाइंड आउट भी इजीली कर सकते हैं। ओके, कंडीशंस क्या है स्टेटस की, कैसे हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं, अ पर्सन इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट इफ ही नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री। जब मैं कह रहा हूं नॉर्मली रिजाइड्स, यानी कि कंट्री मस्ट रिजाइड इन द कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो इवन दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 1 ईयर को भी 183 डेज, 182 और मोर डेज के डेफिनेशन में ऐड किया हुआ है, बट दैट इज नॉट कंसर्न फॉर अस। तो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे हो, यानी कि वहां पे वो अर्न कर रहा हो, वहां पे कंज्यूम कर रहा हो, तो दे आर द सर्टेन कंफ्यूजन जनरेटेड कि भैया एक स्टूडेंट बाहर से आया है तो वो क्या उसका स्टेटस में उसका क्या नॉर्मल रेजिडेंट होगा। पहली बात तो जरूरत ही नहीं आइडेंटिफाई करने की, बट क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे आया है, वर्क वीज़ा में नहीं आया, तो डेफिनेटली उसका जो स्टेटस माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उसका क्या नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है। ऐसे ही कोई पेशेंट मेडिकल वीज़ा पे आया है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे अर्न करने नहीं आया। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए बाहर रह रहा हो, एंड आई एम सेइंग जो किसी भी रीज़न की वजह से रह रहा हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी भी रीज़न से अगर 1 साल से इंडिया से बाहर रह रहा हो तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बदल जाता है, नेशनल इनकम या इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, बुक्स के अंदर जो आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जो आपको लिखा हुआ है, वो किसके बारे में लिखा हुआ है कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है कि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। वहां पे किसी भी बुक के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, ना ही किसी इनकम टैक्स के अंदर, लकीली मैं इनकम टैक्स का भी टीचर रह चुका हूँ, 7-8 साल पढ़ाया है, तो इसलिए मेरे को और भी डिटेल में नॉलेज है उसके बारे में। तो हमें जरूरत नहीं पड़ती भैया ऐसे व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने की जो इनकम ही अर्न नहीं कर रहा, वो एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है और कोई उस एक्सरसाइज को करता भी नहीं है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है, कोई बाहर गया हुआ है, वो इंडिया का रेजिडेंट है भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, अर्न तो कर ही नहीं रहा वो, ठीक है। आई होप आई क्लियर्ड माई पॉइंट। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं इंडिया में टैक्स पे नहीं करना चाहता उस इनकम पे जो मैंने बाहर अर्न करी है और बाहर ही रिसीव करी है, अर्न भी बाहर करी है और रिसीव भी बाहर करी है, तो मैं बड़ी इजीली डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं इंडिया का रेजिडेंट कंसिडर ना किया जाऊँ। इवन दो सिटीजनशिप का रहूँगा, इवन दो वोट देने का अधिकार भी रहेगा मेरे को और इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार रहेगा मेरे पास, बट अगर 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर चला जाता हूं तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है और मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं तो बाहर का रेजिडेंट हो गया, नहीं। अगर मैं बाहर उस कंट्री के अंदर जो उनकी कंडीशंस लेट डाउन है उनको फुलफिल नहीं करता तो मैं उनका भी रेजिडेंट नहीं हूं। जस्ट क्योंकि मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और कंट्री का रेजिडेंट होना जरूरी है मेरे लिए, इट इज नॉट सिटीजनशिप। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लास्ट टाइम दोबारा बोल देता हूं, मैं 1 साल इंडिया से बाहर रह के अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बदल सकता हूं। इट डजंट मीन दैट मेरे को दूसरी कंट्री का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट अगर 5 साल से इंडिया के बाहर है तो उसको कोई भी लॉ या कोई भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उसको इंडियन रेजिडेंट कंसिडर करे, मेरे को इसकी कोई लॉजिक नजर नहीं आता। लीगली तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें, ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तब भी मेरे हिसाब से। आई होप आई क्लैरिफाइड। स्टिल मे बी पॉसिबल मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ या मेरे को पर्पस नहीं पता, रेजिडेंशियल स्टेटस का आइडेंटिफाई करने का कुछ और भी हो सकता है। तो मेंटर से हमेशा मैं गाइडेंस लेना पसंद करूँगा। अगर आपके पास कोई अपना पर्सपेक्टिव है तो आप दे सकते हैं।